नमस्कार साथियों। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के जो क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स वाले पार्ट में उनको सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज़ को। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि फर्स्ट ग्रेड में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ्स या मैथ से रिलेटेड होते हैं। रीजनिंग के 2, स्टैटिक्स के 2, क्षेत्रमिति के 3 और आपके जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 3। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। उसमें से स्टैटिक्स के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। वो वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो वो भी जाकर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं वो, और इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो। बच्चों, हम जो ये सीरीज चला रखी है इसमें हम उन क्वेश्चंस को सम्मिलित कर रहे हैं जो या तो आ चुके हैं या जो एनसीईआरटी या जो करंटली जो बुक्स चल रही है उनमें से कौन सा क्वेश्चन उठाकर एग्जामिनर दे सकता है। तो आप एक बार ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अगर कोई अपने पास कोई बेलन है इस टाइप से, यहाँ पर इसकी ये तो त्रिज्या हो गई r और ये हो गई ऊंचाई h। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिज्या को तो 2 गुनी कर दी जाए और ऊंचाई को आधी कर दी जाए। तो अब मान लो जो नया आपने बनाया नया बेलन, अब नया बेलन जो बनाया उसमें क्या कर दो आप, त्रिज्या को कैपिटल मान लेते हैं नए वाले के, उसकी त्रिज्या को तो 2 गुनी कर दो और उसकी जो ऊंचाई है, ये तो त्रिज्या हो गई नए बेलन की त्रिज्या, और नए बेलन की ऊंचाई को कैपिटल मान लेते हैं और उसको कर दो आधी। कह रहा है ऊंचाई को क्या कर दो, आधी, और त्रिज्या को कर दो 2 गुनी। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर नया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। नया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और h। यहाँ पर ये 2πr का मान अपने पास 2r था, ये देखिए यहाँ पर, और h का मान था h/2, ये रहा। ऊंचाई को आधी करने के लिए कह रहा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2π और r और h ये बच गया। ये तो स्टार्टिंग में भी यही था, अब ये भी यही आया। तो हम कह सकते हैं कि जो अपना जो नया वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, क्या वह मूल का आधा है? नहीं, मूल से दुगना है, मूल के समान है, मूल का चौगुना है। तो मूल के समान ही हुआ ना, इसके बराबर ही हो गया ये वाला। तो यहाँ पर अपने पास सी ऑप्शन आ जाएगा, मूल के समान। तो बच्चों इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। वहाँ पर देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप ये मायने नहीं रखता कि आप कितने फास्ट कर रहे हो, आप ये मायने रखता है कि आप नेगेटिव नहीं कर रहे हो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ख़ास तौर से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये 10 क्वेश्चन बड़ी महाभारत होती है। तो अगर आप इनको ठीक से क्वेश्चन करते हो, बाकी के क्वेश्चन आपके टोटल देखो टाइमिंग भी बहुत मिलता है आपको, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, आराम से बाकी के क्वेश्चन इजी वे में हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस में टाइम देकर अगर आप सही करते हो, जो भी करते हो सही करते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। ये 4 जुलाई 2025 को आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर वो 3 घनाभ दे रखे हैं। पहले की साइज़ ये है, दूसरे की साइज़ ये है और तीसरे की साइज़ ये है। इन आयामों वाले 3 घनाभों हैं। यहाँ पर घनाभ है, घनाभों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। फिर पिघलाकर फिर हमने जो नया बनाया वो घन बनाया और घन की भुजा ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए, घनाभ का आयतन, इन सब का आयतन निकालेंगे। तो ये घनाभ हो गए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। घनाभ का आयतन को v कहते हैं, और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LBH ये होता है घनाभ का आयतन। तो पहला घनाभ है, उसका आयतन v1 कह दिया, और ये हो जाएगा 5, 6, 7। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा करो, देखें 30, 210 हो गया यहाँ पर 210 सेंटीमीटर क्यूब।
फिर नेक्स्ट दूसरा आयतन 4 गुणा 7 गुणा 8 तीनों को गुणा करो, ये वाला हो जाएगा अपने पास 224 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्यूब होता है। यहाँ पर तीसरा आयतन 2 गुणा 3 गुणा 13 दिख रही है आपको मान, इसको गुणा करोगे तो 78 सेंटीमीटर क्यूब। अतः कुल आयतन कितना हो जाएगा। वहाँ पर बच्चों ये सब कुछ नहीं लिखना आपको, तो सीधा करना है। यहाँ तो आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, वहाँ पर आप बिल्कुल फास्ट तरीके से कर सकते हो। इन तीनों को जोड़ लिया, आप वहीं पर ऐसे यहीं पर जोड़ देना ऐसे। तो यहाँ पर ये 224 प्लस के 78 ऐसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ो देखिए इसको कितना आ जाएगा, 512 आया क्या, 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये जो आयतन आया इन तीनों को पिघलाकर अब हम नया घन बना रहे हैं, तो नए घन का आयतन भी इतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला हो जाएगा अपने पास। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब बराबर हो गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इस 512 को 8 सेंटीमीटर का क्यूब कह सकते हैं, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर है भुजा क्यूब। अच्छा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो नए घन की भुजा आ गई आपके 8 सेंटीमीटर। और ये इस आपने ऑप्शन दे भी रखा है, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये कुछ चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पर क्यूब किया तो ये आपको देखते ही पता चलना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार करोगे तो क्या आएगा 27। कई बार जल्दबाजी में 9 लिख देते हो। फिर यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा बच्चों, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है आपका 1331, और 14 का क्यूब 12 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब हो गया 1331, 12 का होता है 1728। एटलीस्ट इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। ऐसे ही आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसे कहाँ तक याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये देखा कि बिल्कुल आसानी से तीनों को मिलाया और एक नया घन बनाया। तो आराम से आप क्वेश्चंस को कीजिए, एक बार समझिए, ताकि वहाँ पर आप बढ़िया से क्वेश्चंस को कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 2 गोले हैं, गोले का क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, याद है तो आपको, यस 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब कितने गोले हैं, 2 गोले हैं, तो पहले गोले का 4 पाई R1 का स्क्वायर अनुपात, दूसरे का 4 पाई R2 का स्क्वायर, दोनों का अनुपात, और ये अनुपात कितना दे रखा है 4:9। तो हमने अनुपात में ऐसे लिख दिया। अच्छा, अगर अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं, इधर वालों को बटा में लिख दिया R2 का स्क्वायर, और इधर वालों को भी बटा में लिख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर है और R2 का भी स्क्वायर है, तो R1 बटा R2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये 4:9 है तो ये 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर काटेंगे तो R1 बटा R2 मिल गया अपने को 2/3। इसका ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा। अब क्या पूछ रहा है वो, पहले तो ये जो गिवन था उससे ये वाला मान निकाल लिया। ऐसे सवालों में हमेशा ऐसा ही करो आप। उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहे हैं। अब उनके आयतनों का अनुपात किसी को याद है कि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे मैंने पहला आयतन V1 ले लिया, दूसरा आयतन मैंने ले लिया V2, ठीक है, बटा में ले लो एक बार, फिर अनुपात में कर देंगे। पहले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R³ तो पहला है तो R1 का क्यूब, और दूसरा है तो 4/3 पाई R2 का क्यूब। गोले के लिए उसकी केवल त्रिज्या ही होती है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या आ गई, तो यहाँ पर R1 का क्यूब, R2 का, पहले के लिए R1 दूसरे के लिए R2, ये 4/3 पाई से कैंसिल हो गया।
V1 बटा V2, R1 का क्यूब R2 का क्यूब, R1 का क्यूब बटा में R2 का क्यूब। क्या इन दोनों को ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, R1 बटा R2 का होल क्यूब? चूँकि अपने पास R1 बटा R2 का मान था, इसकी जगह लिख दिया 2 बटा 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब अभी बताया था, बताओ कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 9 होता है या 27 होता है? यस 27 होता है। 3 गुना 3 गुना 3 3 बार, तो V1 बटा में V2। यहाँ पर अनुपात के बारे में बात कर रहे थे, V1 अनुपात V2 8 अनुपात 27, और ये वाला आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन है और इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, साथ ही इसकी आधार की परिधि दे रखा है और पूछ रहा है बेलन का आयतन। देखिए क्वेश्चन तो थोड़े बहुत तो घुमा के दे रहा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। सबसे पहले जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पूछ रहा है, और बेलन का आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर एच। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो त्रिज्या और एक इसकी ऊंचाई। चलिए अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें चलते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4400 दे रखा है। अच्छा अब सूत्र याद करो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और ये 4400 दे रखा है। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर जैसे ये बेलन है अपने पास, यहाँ पर ये बेलन का ये चारों तरफ का जो एरिया होता है ये वाला, इसको वक्र कहते हैं। ये आधार एक वृत्ताकार होता है, और यहाँ पर इसके आधार की परिधि दे रखा है। तो आधार की परिधि और ये दे रखी है उसने कितनी, 110 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब परिधि हो गई वो 2 पाई आर के बराबर होगी, बराबर 110 ये दे रखी है। ये वाला मान 2 पाई आर की जगह समीकरण इसमें रख दें, 2 पाई आर, देखो यहाँ पर भी 2 पाई आर, यहाँ 2 पाई आर, तो इस 2 पाई आर की जगह ये 110 रख सकते हो आप। 110 एच हो जाएगा, बराबर में 4400 हो जाएगा। तो एच बराबर हो जाएगा 4400 बटा में 110, 10 से 10 गया, भाग लगाओ, h बराबर आ जाएगा 40। h का मान अपने पास क्या मिल गया, 40 मिल गया। इस h के मान से मैं r का मान निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर चलते हैं वापस से। ये 2 पाई का मान 22/7, r का मान हमें नहीं मालूम, h का मान अभी अभी आया अपने पास। यहाँ से इस सेकंड वाले से भी निकाल सकते हैं आराम से, ये भी ज़्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 और r बराबर में 110। तो यहाँ पर r का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला 7 जाएगा ऊपर, 22 और 2 नीचे। यहाँ पर 22 का फाड़ा 5 बार, 7 पंजे 35, 35/2 इतना सेंटीमीटर आ गया r का मान। इसको काटो मत, यहाँ रखो, अपने आप कट जाएगा। तो बेलन का आयतन पूछ रहा था, तो पाई की जगह 22/7, r का मान 35/2, 35/2 कितनी बार, 2 बार, और h का मान कितना आया था अपने पास, यस 40 आया था। चलो यहाँ से जितने कैंसिल कर सको उनको करो, 5 एकम 5 और 7 पंजे 35, 5 बार कट गया। 2 का फाड़ा 1 बार, और यहाँ पर 2 का फाड़ा 11 बार, फिर 2 का फाड़ा 1 बार, और यहाँ पर 20 बार कट गया। तो यहाँ से ये हो गया 100, 11 इसको गुणा करेंगे तो 100, और यहाँ पर हो जाएगा ये 35 को 11 से गुणा करोगे तो ये 385 हो जाएगा, और गुणा में है 100, गुणा करेंगे तो 38,500, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में। बताइए क्या बी ऑप्शन आपका मैच कर रहे हैं। तो आर और एच का मान ज्ञात कर लिया आपने, तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक गोला है और वो घन के अंदर पूर्णतः फिट है, समाहित है। घन और गोले के आयतनों का अनुपात। थोड़ा सा आपको चित्र बना के समझाता हूँ, इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो एक घन बनाते हैं, जैसे मान लो एक तो ये वाली भुजा ले ली हमने, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर घन बना रहे हैं, तो ये अपने पास ये घन बन गया बच्चों। अब इस घन के अंदर अपने पास एक है
वृत्त, जो इसके अंदर पूरी तरह समाहित है। चलिए देखिए, कोशिश करते हैं यहाँ पर एक वृत्त बनाने की, जो यहाँ पर चारों तरफ इसके टच हो रहा है। ये देखिए आपके एक वृत्त बन गया। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा आगे इसको और अच्छे से समझिए। यहाँ पर मान लो ये जो कोई गोला है, ये गोला इसके टच हो रहा है। देखो यहाँ पर ये वाला फलक का ये बीच वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पर टच हो रहा है, इधर भी टच हो रहा है, और यहाँ नीचे वाले फलक पे ये तो बिल्कुल हर फलक पे टच हो रहा है। ये गोला इधर सामने भी हो रहा है, पीछे भी हो रहा है। अब यहाँ पर मान लो गोले की त्रिज्या हमने आर मान ली। गोले की त्रिज्या क्या मान ली? आर। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 2r। अब आप देखिए ये वाली जो लंबाई है ना, ये इस फलक के टच हो रही है, इस फलक के, यानी कि ये वाली लंबाई के बराबर हो जाएगी इसके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? घन की भुजा। तो घन की भुजा क्या हो जाएगी? 2r। तो यहाँ पर घन की भुजा तो हो गई अपने पास 2r, और गोले की त्रिज्या हो जाएगी r। ये हमने मान ली, एज्यूम करना था। अब आगे चलते हैं। किसका अनुपात? पहले घन का, घन अनुपात गोला, इस टाइप से दे रखा है, और इनका क्या निकालना है? आयतन। तो यहाँ पर घन का आयतन आपको आता होगा, बताइए क्या होता है? भुजा क्यूब होता है क्या? अनुपात गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब भुजा कितनी है घन की? 2r। 2r का क्यूब हो गया, अनुपात 4/3 पाई, त्रिज्या तो गोले की तो आ रही है, r क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा, अनुपात 4π/3 r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 8 अनुपात 4π/3। 4 से दोनों को काट सकते हैं, 2, और यहाँ पर हो गया π/3। इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, 3 से गुणा कर दो दोनों को, तो ये तो हो जाएगा 6, और यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 अनुपात पाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़ा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा घन और गोले के आयतनों का। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को, अब देखो कोई इतने बड़े भयंकर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मान लो गोले की त्रिज्या r है, तो इसका व्यास हो जाएगा 2r, और ये इस वाले फलक से बिल्कुल सम्मानित है, फिट है, टच हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो लंबाई होगी, ये फलक की लंबाई के बराबर हो गई, भुजा के बराबर हो गई, घन की भुजा इसके व्यास के बराबर हो गई। अब यहाँ पर आयतन, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर ये मान रख दिया, r तो श्योर है कैंसिल हो जाएगा। देखो कहीं पर भी r दिख रहा था क्या आपको? ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, तो r तो आएगा ही नहीं अपने पास। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक खोखला गोला जिसके आंतरिक और बाह्य व्यास क्रम से 4 और कितने हैं? 8 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 8 सेमी व्यास वाले शंकु का निर्माण किया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। थोड़ा सा फिर से देखो, डायग्राम आपको समझाता हूँ। मान लो अपने पास कोई खोखला गोला था, जैसे ये मान लो, ये तो हो गई बाहर वाली परिधि हो गई इसकी, ये अंदर की ओर हो गया, ताकि ये खोखला, ये बीच में क्या है? खोखला है यहाँ पर। तो इसमें जो धातु होगी, कोई भी धातु है या कोई भी चीज़ है, तो वो यहाँ पर होगी, ये वाली चीज़। तो इसका आयतन, इसके आयतन से फिर अपने क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी आएगा उससे क्या बनाएंगे? एक शंकु बनाएंगे। यहाँ पर एक शंकु, इस टाइप से एक शंकु बना देंगे। अब इस शंकु के लिए वो क्या कह रहा है? इस शंकु का जो व्यास है वो भी उसके पास है, व्यास, इसका जो व्यास है, व्यास वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या शंकु की कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, आधी होती है। अब यहाँ पर इसका जो आयतन होगा वही इसका आयतन होगा, दोनों आयतनों को बराबर करके क्या निकाल लेंगे? शंकु की ऊंचाई, h का मान निकाल लेंगे। अच्छा, शंकु का आयतन होता क्या है? चलो बता दो ये भी फटाफट। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 1/3 पाई r का मान अपने पास क्या आया? 4 आया, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और h, 4 का स्क्वायर और h, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/3 पाई h। ये वाली बात समझ में आ गई, जो अपने को बाद में मिलने वाली है, क्या? शंकु का आयतन। ये तो शंकु का आयतन। अच्छा, पहले इसका आयतन निकालना था अपने को, चलो अब निकाल लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आयतन कैसे निकालोगे? यहाँ पर ये आंतरिक व्यास और ये बाह्य व्यास दो देख रखे हैं। तो आंतरिक व्यास यानी कि ये वाला, अंदर वाला, तो अंदर वाली त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की बाहर वाली त्रिज्या को r2 मान लेते हैं।
तो R1 त्रिज्या अंदर वाली, आंतरिक व्यास दे रखा है 4, तो त्रिज्या हो जाएगी 2, आधी होती है 2 सेंटीमीटर। और बाहर वाली त्रिज्या 8 की आधी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब गोले का जो आयतन, खोखला गोला है ये, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई, ये तो कॉमन आ जाएगा, R1 का R2 का क्यूब, बड़ी वाली है उसमें से छोटी वाली को घटा दो, ये वाला होता है। तो अपने पास तो मान भी है 4/3 पाई, R2 का मान बताइए क्या है, 4 का क्यूब, इसका मान है 2 का क्यूब, यहाँ पर 4/3 पाई, ये हो गया 64, अभी बताए थे क्यूब, ये 8 घटाओ 56 बच जाएगा क्या, 4/3 पाई और यहाँ पर 56 और ये सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आप, यहाँ पर ये इसका आयतन आया, यहाँ बनाएंगे तब शंकु बनाए तब ये आयतन आया, क्या इसी से ये शंकु बनाया, तो ये दोनों आयतन बराबर होंगे। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन किसके बराबर होगा, ये होगा आपका जो आया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, दोनों आयतन बराबर होंगे। अब ये आयतन तो आया था अपने पास 4/3 पाई और गुणा में 56, और यहाँ पर आया था 16/3 पाई और h, बस हल कर लो और आंसर आ जाएगा। पाई से पाई काटो, सबसे पहले काट दिया, 3 से 3 भी काट दो, 4 का फाड़ा एक बार, 4 चौक 16, 4 को नीचे ले जाएंगे 56 के नीचे, यहाँ से पाई काट दिया था, 56 के नीचे ले गए 4 और बराबर में है h, लगाओ भाग 4 का भाग, कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा क्या, h बराबर हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जब भी ये कहता है ना पिघला कर ऐसे, तो दोनों आयतनों को बस बराबर कर दो और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कह रहा है, 2r त्रिज्या की क्या है, एक धातु के ठोस को 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है, बेलन पूरा पानी से भरा हुआ है, भरे हुए पानी का आयतन यह मानते हुए कि ये क्या है, पानी पूर्ण रिक्त स्थान को भर देता है, तो ज्ञात करना है कि वो गोले के आयतन के बराबर है, बेलन के आयतन से आधा है, गोले के आयतन से दुगना है, गोले के आयतन से आधा है, इसका ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर गोले के लिए क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में देखते हैं, 2r त्रिज्या के एक ठोस गोले को, तो पहले तो गोले का आयतन निकालो आप, गोले का आयतन बताइए, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पर r की जगह 2r है, 4/3 पाई 2r का क्यूब, कितना हो जाएगा, 2r का क्यूब 8 होता है, 4/3 पाई 8r क्यूब हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32/3 पाई r क्यूब, ये तो गोले का आयतन आ गया अपने पास, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ है, बेलन में रखा हुआ है, यहाँ पर ये एक बेलन था इस टाइप से, इसके अंदर अपने पास एक ऐसे गोला रखा हुआ है, ठीक है। अब ये गोले का आयतन आ गया अपने पास, अब क्या करना है, अपने पास 4r के अंतराल में ये गोला रखा हुआ है इसके अंतर्गत, तो बेलन का आयतन वो निकालते हैं, बेलन का आयतन का सूत्र आपको आता होगा, बोलिए क्या होता है, पाई r² h होता है, पाई का मान यहाँ पर पाई का पाई रहने देते हैं, फिर यहाँ पर ये व्यास कह रहा है, व्यास तो कितना है इसका 4r, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r, आधी हो जाएगी ना, 4r में 2 का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ पर पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और h की जगह 4r दे रखा है, ठीक है, तो पाई यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा, और ये 4r तो 16 हो जाएगा, 16 पाई r क्यूब हो जाएगा, ये बेलन का आयतन हो गया। अब इस बेलन में हमने क्या रखा, गोला रख दिया, तो गोला रख दिया तो पानी बाहर निकल गया और शेष बच गया, तो यहाँ पर जो भरा हुआ पानी है, भरे हुए पानी का आयतन, भरे हुए पानी का आयतन कितना होगा, देखिए ये जो बेलन का आयतन है
16 पाई आर क्यूब। इसमें से किसका, जो इसके अंदर गोला डाला हुआ है उसका आयतन घटा दूँ, 16/3 32/3 पाई आर क्यूब। तो बचा हुआ जो है वो मेरे पास जली है और जली जीवन है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास यहाँ पर ये जल का आयतन निकाल रहे हैं, पानी का आयतन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे एक टांग लगा देते हैं। लघुत्तम ले लिया 3, यहाँ 3 बार गया, 16 दिया 48 पाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 32 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 48 में से 32 घटाओगे तो 16/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये अपने पास भरे हुए पानी का आयतन आया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, वो तो रिलेशन पूछ रहा है गोले के आयतन के साथ में। चलिए गोले के आयतन के साथ में रिलेशन बनाते हैं। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ लिखा गोले का आयतन और यहाँ लिखा मैंने किसका आयतन, ये भरे हुए पानी का आयतन। यहाँ लिखा भरे हुए पानी का आयतन। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर गोले का आयतन था 32/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर था ये 16/3 पाई आर क्यूब। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। यहाँ पर अगर 32 होता तो हो जाता ना, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताओ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। मतलब जो भरा हुआ आयतन है, पानी है, उसका अगर 2 गुना करेंगे तब वो गोले के आयतन के बराबर होगा। अर्थात इसको यूँ भी कह सकता हूँ मैं, कैसे कि यहाँ पर गोले का आयतन, यहाँ पर ये 2 को बटा में ले आओ, इसके बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, भरे हुए पानी का आयतन। पानी का आयतन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें पानी भरा हुआ है वो इस गोले के आयतन का क्या है, आधा ही बचा है। तो यहाँ पर ये वाला गोले का जो आयतन है उसका आधा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा कि गोले के आयतन का आधा भरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। और उसने ये पूछा भरे हुए पानी का आयतन किसके बराबर होगा, तो वह गोले के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए कितने बढ़िया शानदार वाले क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में। और ये सारे अभी 2025 में जो लेटेस्ट पिछली बार हुई थी एग्ज़ाम, उसी के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ कि ये आएंगे इसी टाइप के आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट आप 2 तो ट्राई करो, आएंगे आपसे। प्रयास करोगे तो होंगे, और छोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलो। क्योंकि आप उसमें 40% वाले मार्जिन में फंस जाओगे अगर आपने ज़्यादा अपनी सब्जेक्ट अच्छी कर ली। भाई जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये 10 क्वेश्चन कोई मायने भी नहीं रखते, उनके लिए तो वो जीके वो वाली चीज़ें मायने रखती है। लेकिन जो जिनके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए ये 10 क्वेश्चन लीड लेने का, क्वालिफाई करने का, सबके लिए यही सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आप ऊपर उठ गए, 10 क्वेश्चन में से 10 ले लिए, आप अपने सब्जेक्ट वालों से अपने आप ऊपर उठ जाओगे। तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लेकर इन क्वेश्चंस को हल करो, आपको समझ में आएंगे। पिछली बार आए हुए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवा रहा हूँ, ये नहीं कह सकते इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। आप देखिए पैटर्न समझिए उसका, बस वो यहीं पर उलझा हुआ है, इससे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा वो। ठीक है, मैं पूरे PYQs करवाऊंगा। पिछले 8-10 सालों में जितनी आपकी फर्स्ट ग्रेड की हुई है सारे PYQ करवा रहा हूँ सॉरी। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है विमाएँ 5.5 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए आपको 1.5 सेमी व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के सिक्कों को पिघलाना है। वैसे ही बहुत महंगी हो रखी है, फिर से देखो पिघलवा रहा है। सबसे पहले तो ये घनाभ का आयतन, अपने को ये विमाओं का घनाभ बनाना है, जो बनाना है उसका आयतन देखते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है आपका LBH। लंबाई है 5.5, 10, 3.5। यहाँ से इसको 10 से गुणा कर दोगे 55 हो जाएगा, पॉइंट हट जाता है, गुणा में 3.5, इसका पॉइंट हटा दो, 55 गुणा 35/10, इतना छोड़ दो, बस इतना अपने को बनाना है। अब आगे क्या कह रहा है, अपने को चांदी के सिक्के देखे हुए हैं क्या आपके, किस टाइप के होते हैं बच्चों, ये चांदी के सिक्के होते हैं आपके इस टाइप से। बताइए इसमें मोटाई भी है गोलाई भी है, तो क्या इसको बेलन कह सकते हैं, यस। इसकी त्रिज्या है और इसकी ये जो मोटाई है ये उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी h। तो ये बेलन हो जाएगा, चांदी का सिक्का जो है वो बेलन के टाइप से हो जाएगा। तो एक चांदी के सिक्के का आयतन देखेंगे और ये जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन तो आपको आता होगा,
कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो। आर यहाँ पर व्यास दे रखा है, देखो हर बार वो व्यास में उड़ जाएगा आपको। व्यास क्या दे रखा है इसके लिए, व्यास दे रखा है 1.75, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी 1.75 की बटा में 2, 1.75 बटा में 2, यहाँ पर 1.75 बटा में 2, और यहाँ पर ये मिली मीटर दे रखा है। मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो, 10 का। तो ये 10 का भाग लगा दिया, तो यहाँ पर ये जो ऊंचाई है, मोटाई जो है वो 2 मिलीमीटर है। 2/10 से बाकी की चीज़ें सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 का भाग लगाते हैं, लिख लीजिए। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग लगाते हैं। चलिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से काटेंगे तो 11/7। ओके, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 175/100, ये वाला पॉइंट भी हटा दो 175/100, और ये हो जाएगा 1/10। क्या ये एक चांदी के सिक्के का आयतन आया है। आपको कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा, मान लो x चांदी के सिक्के, मानना x चांदी के सिक्के हैं आपके, तो उनका आयतन कितना हो जाएगा, सिक्कों का आयतन, तो x से गुणा कर देंगे, ये एक का आयतन आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x गुणा 11/7, 175/100, 175/100, और यहाँ पर गुणा में 1/10। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ गया x सिक्कों को पिघलाया। इनको पिघलाकर बनाया क्या, ये घनाभ बनाया। तो ये वाला आयतन और ये वाला आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा बताना, देखें यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, यहाँ से चालू करते हैं, x गुणा 11/7, 175/100, 175/100, यहाँ पर आ जाएगा 1/10, और बराबर में 55 गुणा 35/10। अब बस काटते जाओ, ये 10 से 10 तो पहले उड़ाओ, बाकी के उधर ले जाओ। क्या हो जाएगा 55 गुणा 35, और यहाँ पर 7, 100 ये गया ऊपर, और 11, 175 और 175 नीचे। अब देखो काटना आना चाहिए आपको और कुछ नहीं। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 35 का फाड़ा एक बार और 35 का फाड़ा 5 बार। 35 को 5 बार करोगे 175 ही आता है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ओके। अच्छा 25 से काटो, ये 4 बार और 25 का फाड़ा 7 बार, लो भाई 7 भी लग गया ठिकाने। 4 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 400। 400 सिक्के खरीद के लेके आओ, कौन से, चांदी के, और घनाभ बना दो। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका डी, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो थोड़ा ध्यान से करते ही काम हो जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप 2 बार रिपीट कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक लंबवर्तीय शंकु है, और यहाँ पर ये आसान सा क्वेश्चन है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है उसकी, तिर्यक ऊंचाई देखिए, ये शंकु इस टाइप से आपका मैंने बनाया। यहाँ पर ये इसकी होती है h, यहाँ पर हो गई r, और ये होती है तिर्यक लंबाई l। तिर्यक लंबाई आप सोचो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब स्क्वायर होता है प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लंब यानी कि l का स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा h का स्क्वायर, और ये आधार मतलब r का स्क्वायर। इसको तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, तिर्यक लंबाई, ठीक है। अब क्या दे रखा है, तिर्यक भुजा, ये वाली तिर्यक भुजा l बराबर 10 मीटर दे रखी है, और हाइट भी दे रखी है। h बराबर कितनी दे रखी है, 8 मीटर। क्या नहीं दे रखी बताओ, r नहीं दे रखी। इस वाले सूत्र में अप्लाई करते हैं ये वाले मान, तो अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, h बराबर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का r स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 बराबर में 8 का स्क्वायर 64 r स्क्वायर, ये इधर जाएगा 100 माइनस के 64 बराबर में r स्क्वायर, 36 बच गया क्या, r स्क्वायर बराबर, तो r बराबर √36 वर्गमूल निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 6। यहाँ पर ये 6 मीटर आ जाएगी आपके पास, कौन आ जाएगी, भुजा आ जाएगी, ये सॉरी त्रिज्या आ जाएगी। क्या पूछ रहा है ये, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, इसका चारों तरफ का ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का ये जो होता है, ये तो नीचे वाला आधार जोड़ेंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, और ये सूत्र होता है पाई आर एल। ओके, पाई का मान 22/7 रख दें, आर का मान अभी आया 6 और एल का मान कितना था अपने पास 10 था। यहाँ पर पाई का मान रखने के लिए उसने कहा था 3.14 लिखना, 3.14 ये लगा दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 31.4 आ जाएगा, इसको कर दिया ले जाके तो एक स्थान पॉइंट खिसक जाता है। अच्छा, अब बस 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24 हो गया, 2 6 2 8 हो गया, यहाँ दशमलव लगा दिया और 6 3 18 दिख रहा है क्या आपको 188.4 मीटर स्क्वायर। यस, बी ऑप्शन। आप करके तो देखो, बिल्कुल वही आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में दे रखा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाता है लेकिन एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप एक बार अच्छे से पूरे वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और आप क्वेश्चन करके आओगे। मेन बात है क्वेश्चन करके आ रहे हो और वो भी सही करके आ रहे हो। गलत करोगे तो भाई बहुत सारी वैकेंसीज़ में आप पॉइंटों में रह जाते हो, एक पॉइंट से रह गया, और सोचो एक क्वेश्चन सही हो गया तो वो आपके जो नेगेटिव मार्किंग के कारण कम हुआ है, और जो आपके सही आने से 2 नंबर आ गए तो आप तो बिल्कुल उस पार पहुंच जाओगे सिलेक्शन वाली तरफ। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में इनको देखोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसके थोड़ी देर बाद में ही हम दूसरे वीडियो को भी अपलोड करेंगे, तो आप वो भी देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप के 1.5 गुना है, मान लीजिए, तो घन का आयतन, भाई घन का आयतन तो कभी भी निकाल दूं मैं, घन का आयतन, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे भुजा, क्योंकि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। बताइए यहाँ पर भुजा कहीं पर दे रखी है क्या? बिल्कुल नहीं दे रखी है, उसके बजाय उसने कोई एक रिलेशन दे रखा है। चलिए आपको घन से समझाते हैं। अपने पास एक घन है, घन तो आप जानते ही हो, इस टाइप का आपके पास ये कोई घन है, यहाँ पर हम इसको घन बना रहे हैं, ये वाला घन है। अब ये कह रहा है कि घन की कोई एक फलक, मान लो ये ऊपर वाली फलक, ये वाला फलक दिख गया आपको, ये फलक, इस फलक का क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल घन की भुजा x, ये वाली x, ये वाली x, ये वाली x, सारी फलकें बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इस एक फलक का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एक फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल, और वो होता है आपके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर यानी कि भुजा स्क्वायर, और ये हो जाएगी x स्क्वायर। ये आ गया आपके पास क्षेत्रफल। ओके, अब ये कह रहा है कि उसी फलक का परिमाप, इस फलक का परिमाप कितना होगा, x x x x जोड़ोगे तो फलक का परिमाप, फलक का परिमाप, फलक का परिमाप, और ये परिमाप होगा आपका 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। फिर वापस समझो, ये जो क्षेत्रफल है वो परिमाप का 1.5 गुना है, तो अब ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो परिमाप का कितना गुना है, 1.5 गुना, 1.5 गुना है परिमाप का, तो परिमाप को 1.5 से गुना कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। क्षेत्रफल आया x स्क्वायर, ये 1.5, और यहाँ पर ये परिमाप आया 4x, इसको गुना करोगे 1.5 को 4 से 6 होता है, 6x x स्क्वायर बराबर, इस 6x को इधर बुला लो, माइनस के 6x बराबर में 0, x को मान लो गुणनखंड कर रहे हैं, x माइनस 6 बराबर 0, इन दोनों का गुणनफल 0, या तो ये वाला 0 होना चाहिए, लेकिन x 0 नहीं हो सकता, क्यों? ये अगर भुजाई 0 हो गई तो क्या घन बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ लिखा x डज नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 नहीं है, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। यस, इसकी भुजा ये वाली है, कोई भी इकाई मान सकते हैं भाई, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो ये 6 इकाई आ गई। अब बताओ भुजा आ गई 6, 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 216, और यहाँ पर इकाई का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर आयतन पूछ रहा है तो यहाँ पर ये क्यूब ऑप्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 216 डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आ गया समझ में? तो आज के लिए ये वाला वीडियो इतना ही, और आप इस वाले वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिए, आपके बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार के ये आपके मैंने 2025 में जो हुई थी फर्स्ट ग्रेड, उसके क्वेश्चन सोल्व किए हैं। बाकी के अभी क्षेत्रकलन के और भी वीडियोज़ आपको अपलोड करेंगे, तो एक बार आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। धन्यवाद।